नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण का, जिसका नाम है पद परिचय। तो देखिए, पद परिचय जो यहाँ पर है उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ चीजें, कुछ बातें यहाँ पर बताई थी कि किसे कहते हैं पद परिचय। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह से शब्द बनते हैं। यानी कि जब आप वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं तो उससे क्या होता है, शब्द बनते हैं। और शब्दों को जब आप सार्थक और व्यवस्थित समूह से वाक्यों का निर्माण होता है। यानी कि शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह से वाक्यों का निर्माण होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ा था कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द, ठीक है, जब हमने कहा कि शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित क्रम, शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। तो देखिए, वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द हैं, यानी कि जो शब्द फिर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं। यानी कि जब वो वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं और व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ शब्द ही पद कहलाता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि पद किसे कहते हैं। अब पद परिचय क्या होता है, उसकी परिभाषा। तो देखिए, पद परिचय की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी कि किसी वाक्य में पद क्या होते हैं, क्लियर हो गया है। तो पद परिचय, किसी वाक्य में पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना। किसी वाक्य में पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया था, पिताजी बाजार जाएंगे। ये आपका एक वाक्य है और इसमें 3 पद हैं। 3 पद कौन कौन से हैं? पिताजी, बाजार, जाएंगे। तो तीनों का जब हम पद परिचय देते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर क्लियर होता है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, पिताजी शब्द जो है वो है संज्ञा शब्द। और दूसरा, संज्ञा शब्द तो है ही, संज्ञा के साथ कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, आपका 3 तरह की संज्ञा होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मुख्य रूप से आपके ये 3 प्रकार होते हैं। और जो आपकी जातिवाचक संज्ञा जो है उसमें फिर से आपके 2 और संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये इस तरह से टोटल 5 आपकी प्रकार की संज्ञा होती है। तो यहाँ पर संज्ञा के भेदों में हमने जातिवाचक संज्ञा इसको लिखा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है आपको पता ही है। जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं, स्थान विशेष के बारे में बात करते हैं, प्राणी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि अगर मैं सीधे कहूं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो महात्मा गांधी जो है, जो शब्द है, जो नाम है, वो एक स्पेसिफिक एक व्यक्ति का है। तो आप उसको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं नेताजी, तो नेताजी में आप किसी भी नेताजी का नाम ले सकते हैं, किसी भी नेताजी के लिए कह सकते हैं, तो नेताजी आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से यहाँ पर बाजार शब्द का प्रयोग किया है। तो कौन से बाजार, किसी स्पेशल बाजार का, किसी जगह का नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, केवल बाजार शब्द लिखा है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा होगी। यानी कि पहले आप बताएंगे कि ये क्या है। दूसरा, हमने यहाँ पर आपको बताया था कि वचन क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। फिर बताया था लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर बताया था कारक क्या है। फिर बताया था कि क्रिया के साथ इसका क्या संबंध है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर तीनों पदों का मैंने आपको पद परिचय लिखना बताया था। अगला जाएंगे शब्द, यानी कि जो लास्ट शब्द है जाएंगे, वो क्रिया है और क्रिया में भी सकर्मक क्रिया है। और तीसरा, क्रिया हमेशा क्या होती है, पुल्लिंग में होती है। जब आपका
जब यहाँ पर जो जाएंगे शब्द है ये आपका पुल्लिंग है और आदरार्थक बहुवचन है, क्योंकि जाएंगे, पिताजी तो एक है और जाएंगे शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ पर पिताजी के लिए कहा आदरार्थक बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है। और देखिए यहाँ पर काल का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्रिया कब हो रही है वो भी क्लियर किया जाता है। तो यहाँ पर क्रिया आने वाले समय में होने की बात की जा रही है, तो इसे भविष्य काल यहाँ पर हमने लिख दिया। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी कि पद परिचय देते समय ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कि अगर आप पद परिचय दे रहे हैं किसी भी वाक्य में शब्दों का, अगर आप पद परिचय दे रहे हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर जो पद परिचय दे रहे हैं उनमें आप संज्ञा शब्द का पद परिचय दे सकते हैं, सर्वनाम शब्द का पद परिचय दे सकते हैं, क्रिया शब्द का पद परिचय दे सकते हैं, विशेषण शब्द का पद परिचय दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ बातें, कुछ चीजें जरूरी लिखवाई थी कि कैसे आप पद परिचय देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप संज्ञा का पद परिचय देते हैं, यदि आप संज्ञा का पद परिचय देते हैं तो संज्ञा के आपको भेद क्लियर होने चाहिए, कितने भेद होते हैं संज्ञा के। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपको पता होना चाहिए लिंग, लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। दूसरा आपको वचन पता होना चाहिए कि एक वचन है या बहुवचन है। तीसरा आपको पता होना चाहिए कर्ता कारक है कि कर्म कारक है। चौथा आपको पता होना चाहिए क्रिया के साथ उसका संबंध, कि क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। ठीक है, और उसी तरह से बिल्कुल सर्वनाम शब्द का जब आप पद परिचय लिखते हैं, ठीक है, जब आप सर्वनाम शब्द का पद परिचय लिखते हैं तो सर्वनाम में भी आपको सर्वनाम के भेद पता होने चाहिए। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लिंग, वचन, कारक, पुरुष, क्रिया के साथ संबंध। विशेषण में विशेषण के भेद पता होने चाहिए, कौन कौन से भेद होते हैं विशेषण के। लिंग पता होना चाहिए, वचन पता होना चाहिए, विशेष्य पता होना चाहिए। क्रिया के साथ तो क्रिया के भेद वाच्य, लिंग, वचन, काल, कर्ता और कर्म, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए अभी केवल इन चारों का हम यहाँ पर पद परिचय सीखते हैं, यानी कि इसके बाद आपके चार और मैंने आपको कहा था कि व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पद परिचय दे रहे हैं तो अलग अलग शब्द होते हैं, अलग अलग शब्दों का 8 भागों में बांटा है। कौन कौन से संज्ञा शब्द हो सकते हैं, सर्वनाम शब्द हो सकते हैं, विशेषण शब्द हो सकते हैं, क्रिया शब्द हो सकते हैं, क्रिया विशेषण शब्द हो सकते हैं, संबंध बोधक हो सकते हैं, समुच्चय बोधक हो सकते हैं, विस्मयादि बोधक हो सकते हैं। और इन सब का आपको पद परिचय देना है, यानी कि इन सब के बारे में आपने परिचय देना है। तो चलिए सबसे पहले इन चारों का ही पद परिचय हम यहाँ पर सीख लेते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा शब्द का पद परिचय, यानी कि संज्ञा का पद परिचय किस प्रकार से हम देंगे। ठीक है, तो संज्ञा का पद परिचय किस प्रकार से देंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय, संज्ञा शब्द का पद परिचय। ठीक है, तो संज्ञा शब्द का पद परिचय हम यहाँ पर देंगे। अब देखिए आप ध्यान पूर्वक बिल्कुल समझिएगा। संज्ञा का पद परिचय देने के लिए आपको यहाँ पर संज्ञा के भेद पता होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं संज्ञा का। रिया पुस्तक पढ़ती है। एक हमने एग्जाम्पल लिया, रिया पुस्तक पढ़ती है। तो सबसे पहले तो आपको परिभाषा क्लियर होनी चाहिए रिया संज्ञा की। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, कल लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था और हमने यहाँ पर बताया भी था कि किसी
व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। फिर वो चाहे किसी व्यक्ति की हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, प्राणी का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड्स, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए रिया और पुस्तक, रिया और पुस्तक दो नाम हैं। रिया व्यक्ति का नाम है, पुस्तक वस्तु का नाम है। ठीक है, रिया और पुस्तक, तो दो नाम यहां पर दिए हैं, यानी कि ये संज्ञा है, ये दोनों यहां पर संज्ञा है। बाकी पढ़ती है आपका क्रिया है। ठीक है, रिया और पुस्तक संज्ञा है। तो हमने कहा संज्ञा शब्द का पद परिचय। तो संज्ञा शब्द का पद परिचय कैसे देंगे आप? सबसे पहले रिया लिखिए, यहां पर रिया का पद परिचय देंगे आप। रिया, रिया क्या है? रिया क्या है? सबसे पहले तो रिया संज्ञा है। ठीक है, अब कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम किसी विशेष व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं, यानी कि स्पेशली हम जब किसी का नाम लेते हैं, तो अगर मैं पुस्तक की बात करूं, अगर यहां पर रामायण, अगर पुस्तक की जगह यहां पर रामायण पढ़ती है अगर लिखा होता, ठीक है, रिया रामायण पढ़ती है, तो ये शायद आपका एक तरह से स्पेसिफिक, एक स्पेशल चीज का नाम होता। ठीक है, पहले तो रिया के बारे में बात करते हैं। रिया आपका व्यक्ति विशेष का नाम है, इसीलिए इसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा तो है ही, लेकिन कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आप डायरेक्ट भी इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख सकते हैं, मतलब इसे संज्ञा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर संज्ञा शब्द का ही पद परिचय दे रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि हम यहाँ पर संज्ञा शब्द का पद परिचय दे रहे हैं, तो इसमें रिया और पुस्तक दो शब्द जो है वो संज्ञा है। तो पहला हमने लिख दिया रिया, तो रिया आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा यहाँ पर हमने कहा था कि आपको लिंग देखना है, तो रिया फीमेल है, यानी कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे स्त्रीलिंग। उसके बाद हमने कहा था वचन, तो वचन क्या है? ये एक वचन है। रिया पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर पुस्तक, अगला शब्द है पुस्तक, तो पुस्तक भी आपका संज्ञा है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपको संज्ञा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट संज्ञा का भेद लिखेंगे कि ये कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा अगर यहाँ पर लिखा है कि रिया रामायण पढ़ती है या रामायण पढ़ रही है, ठीक है, तब तो ये आपका हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी बुक का नाम हमने यहाँ पर दिया था, हमने वस्तु विशेष का नाम यहाँ पर लिखा था, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन केवल पुस्तक लिखा है, किसी स्पेसिफिक पुस्तक का, किसी विज्ञान पढ़ती है, ठीक है, हिंदी पढ़ती है, ऐसा हमने कुछ नहीं लिखा हुआ। हमने कहा रिया पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक आपकी कोई सी भी हो सकती है, इसीलिए ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये सभी पुस्तकों के बारे में यहाँ पर कहा है, तो इसीलिए ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए पुस्तक लिखा है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग में आता है, और दूसरा वचन इसका भी एक वचन ही होगा। ठीक है, पुस्तक पढ़ती है। क्लियर? तो यहां पर हमने रिया शब्द का पद परिचय आपको
दिया, रिया और पुस्तक शब्द का। तो इस तरह से हमने संज्ञा का पद परिचय किस तरह से दिया जाता है वो हमने यहाँ पर सीख लिया। अगला देखिए, हम यहाँ पर सीखेंगे सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय नोट भी करते रहिए, इसको नोट डाउन भी करते रहिए। यहाँ पर आप इसको नोट डाउन भी करते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय। तो देखिए, अब सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम का पद परिचय तो आपने कह दिया, लेकिन सर्वनाम होता क्या है? तो इसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए? आपको पता तो होना चाहिए इस वाक्य में सर्वनाम है क्या। तो सर्वनाम की परिभाषा पहले क्लियर होनी चाहिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जब भी हम कोई बात अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम बार बार किसी भी व्यक्ति का नाम ना लेकर, किसी एक नाम को ना लेकर, उसी की जगह हम वह, उसे, वे, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, उन्हें, ठीक है, उनका आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यही शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं यहाँ पर, ये सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। एक शब्द में एक लाइन में आसान सी परिभाषा आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आता है सर्वनाम का पद परिचय। तो देखिए, सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए आपको सर्वनाम के भेद क्लियर होने चाहिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। मैं देहरादून में रहती हूँ। मैं देहरादून में रहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा मैं देहरादून में रहती हूँ। तो अब आपने यहाँ पर सर्वनाम शब्द का पद परिचय देना है। तो सर्वनाम शब्द क्या है? सबसे पहले तो आपने यहाँ पर छाट कर लिखना है सर्वनाम शब्द। तो देखिए, यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो आपका सर्वनाम शब्द है मैं, यानी कि ये आपका संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। और देखिए, एक और एग्जाम्पल इसका अभी हम लेंगे यहाँ पर, एक और एग्जाम्पल से, वह खाना खाएगा। वह खाना खाएगा। तो यहाँ पर आपका सर्वनाम शब्द क्या है? वह। तो अब आपने मैं और वह शब्द का पद परिचय देना है। मैं और वह शब्द का पद परिचय देना है। मैं देहरादून में रहती हूँ। मैं, तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना है जो मैं शब्द है वो क्या है। तो मैं सर्वनाम है, ये अब यहाँ पर क्लियर हो चुका है, क्योंकि हमें सर्वनाम शब्द का ही पद परिचय देना है। और सर्वनाम की परिभाषा हमें पता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैं शब्द जो है सर्वनाम की तरह यूज किया गया है। तो अब देखिए, इसके लिए हमें सर्वनाम के भेद पता होने चाहिए। सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं? सर्वनाम के यहाँ पर जो आपको भेद मैंने बताए थे, सारे भेद देखिए मैंने सर्वनाम के आपको क्लियर किए थे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। और साथ ही आप लोगों को
जो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया था कि सर्वनाम जो है उसका सबसे पहले यहाँ पर 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम आपका, और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर 6 भेद आपको सर्वनाम के बताए गए थे। तो यहाँ पर हमने कहा मैं देहरादून में रहती हूँ, तो ये आपका सबसे पहले आपका ये आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। लेकिन पुरुषवाचक जो सर्वनाम है आपका, उसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए, अब इसके लिए आपको कितना डीपली पढ़ना पड़ेगा, आप सोच लीजिए कि आपको घर पर कितनी ज्यादा मेहनत करनी है। मैंने आपको लास्ट सेशन में होमवर्क दिया था कि आप चारों को पढ़कर आएंगे। संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, क्रिया, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, विशेषण, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद। तो देखिए, विशेषण जो सर्वनाम है उसकी परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ ली। सर्वनाम के भेद मैंने आपको बता दिए, 6 भेद होते हैं। तो 6 भेदों में पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको लिखवाया है, पढ़ाया है कि इसमें 3 तरह के सर्वनाम शब्द, यानी कि बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो शब्द बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सुनने के वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और जो आपका अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो जो मैं आपका शब्द है, मैं, यानी कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूं, मैं देहरादून में रहती हूं। तो मैं कौन हूं? बोलने वाला व्यक्ति। यहाँ पर मैं किसी दूसरे से बात नहीं कर रही हूं, किसी और के बारे में बात नहीं कर रही हूं। यहाँ पर केवल और केवल मैं देहरादून में रहती हूं। तो बोलने वाला व्यक्ति जो अपने लिए प्रयोग करता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए, ये आपका सर्वनाम तो है ही, लेकिन कौन सा सर्वनाम है? आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दी हमने कि ये हमारा सर्वनाम का कौन सा भेद इसमें है, और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर लिंग बताना है और उसके बाद आपको यहाँ पर वचन बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर रहती हूँ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है आपका? अगर रहता हूँ शब्द होता, मैं देहरादून में रहता हूँ, तो ये होता पुल्लिंग, और यहाँ पे लिखा गया है मैं देहरादून में रहती हूँ। क्रिया को देखेंगे आप, ठीक है, मैं देहरादून में रहती हूँ, तो ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग। उसके बाद वचन की बात यहाँ पर करते हैं, तो रहती हूँ, ठीक है, एक वचन रहती हूँ, और एक वचन इसमें आएगा, और क्रिया के साथ कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। ठीक है, ये क्या होगा? कर्ता कारक होगा। कैसे कर्ता कारक होगा? क्योंकि यहाँ पर कर्ता जो है सीधे बात कर रहा है, मैं देहरादून में रहती हूँ। ठीक है, तो क्रिया का कर्ता के साथ संबंध होगा। किसके साथ संबंध होगा? क्रिया का कर्ता के साथ संबंध होगा। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ, क्रिया का कर्ता के साथ संबंध। और एक और चीज यहाँ पर आप देखेंगे, जो कारक प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब वो कारक कौन सा प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिए कौन सा कारक प्रयोग हुआ है। कारक भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं आप लोगों को,
बहुत ही अच्छे से, मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने तो नोट डाउन किया होगा उन्हें काफी अच्छे से याद हो गए होंगे कारक। तो मैंने कहा मैं देहरादून में रहती हूं। तो देखिए क्रिया का कर्ता, इसको मैं कंप्लीट कर देती हूं यहां पर ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। क्रिया का कर्ता से संबंध, ठीक है। और साथ में इसमें आपका है अधिकरण कारक। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या क्या होते हैं? मैं और पर। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मैं और पर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मैं देहरादून में रहती हूँ, तो अधिकरण कारक है और वो क्या है? देहरादून में। ठीक है, तो ये देख लीजिए इस तरह से। अब इस तरह से देखिए एक शब्द का हमने यहाँ पर पद परिचय दिया है मैं, और वो है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग में है, एक वचन है, क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है और अधिकरण कारक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है वह खाना खाएगा। वह खाना खाएगा। अब देखिए तुरंत ही यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर भी, अब देखिए मैंने अभी अभी यहाँ पर क्लियर किया कि जो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसमें 3 तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बोलने वाले व्यक्ति स्वयं के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए और अन्य जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो देखिए आप क्लियर देख सकते हैं इस सेंटेंस से, इस वाक्य से, वह खाना खाएगा। मैं किसी को बता रही हूं कि वह खाना खाएगा। मैं आपको बता रही हूं वह खाना खाएगा। तो मैं हो गई बोलने वाला व्यक्ति, आप हो गए सुनने वाला व्यक्ति और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह खाना खाएगा। ठीक है, तो वह आपका मैंने बताया था जो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए यूज करता है वो उत्तम पुरुषवाचक, जो सुनने वाले के लिए यूज करता है वो मध्यम पुरुषवाचक और जो अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता है वो अन्य पुरुषवाचक। तो क्लियरली यहां पर हम लिखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहली चीज क्लियर हो गई, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा वह खाना खाएगा। गा, अगर यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया होता कि वह खाना खाएगी तो ये आपका स्त्रीलिंग में आता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वह खाना खाएगा, तो ये आपका पुल्लिंग है। और दूसरा एक वचन है। और तीसरा क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। ध्यान दीजिएगा कैसे क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है, क्योंकि हम उसके बारे में बात करें कि वह खाना खाएगा, तुरंत बात कर रहे हैं वह खाना खाएगा। ठीक है, तो खाएगा यानी कि क्रिया का कर्ता से संबंध। क्रिया का कर्ता। ठीक है, और आपका दूसरा यहाँ पर खाएगा शब्द जो आपकी क्रिया है। तो हमने यहाँ पर बताया था कि जब आप क्रिया लिखते हैं, ठीक है, जब आप क्रिया लिखते हैं उसमें आप काल भी लिखते हैं। तो खाएगा, खाएगा की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर भविष्यत काल की बात हो रही है। वह खाना खाएगा, भविष्यत काल। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक हमने यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय देना सीखा। तो देखिए केवल 3 शब्द हमने यहाँ पर, वाक्य हमने यहाँ पर अभी तक लिए हैं और काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम पढ़कर आते। देखिए आप लोग जो लास्ट सेशन में मैंने आपको होमवर्क इसीलिए दिया था कि आप घर से पढ़कर आए संज्ञा, संज्ञा की भेद, क्योंकि सबसे ज्यादा जब आप पद परिचय देते हैं तो आपको भेद क्लियर होने चाहिए। उसके बाद सर्वनाम, सर्वनाम के भेद। तो अगर मैंने यहाँ पर मैं और यह, ये दोनों चीज दी है तो ये इसीलिए दी है कि ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद बताए थे, ध्यान रखिएगा। सर्वनाम के यहाँ पर 6 भेद बताए थे। सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और आपका बहुत सारे यहाँ पर हमने सर्वनाम शब्द आपको इस तरह से बताए हैं। तो ये सर्वनाम का पद परिचय हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। अगला आता है हमारा विशेषण शब्द का पद परिचय। विशेषण शब्द का पद परिचय नंबर 3। विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय। देखिए विशेषण का पद परिचय, अब आपको वाक्य में आए हुए विशेषण शब्द का पद परिचय देना है। अभी तक आपने वाक्य में आए हुए संज्ञा शब्द का पद परिचय दिया, अभी तक आपने वाक्य में आए हुए सर्वनाम शब्द का पद परिचय दिया, अब आप वाक्य में आए हुए विशेषण शब्द का प्रयोग पद परिचय देंगे। तो उसके लिए आपको विशेषण की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। किसे कहते हैं विशेषण? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या है? विशेषण है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं विशेषण का। ठीक है, सुदीप बहुत मेहनती है। सुदीप बहुत मेहनती है। तो अब देखिए हमने कहा जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसको हम कहते हैं विशेषण। सुदीप बहुत मेहनती है। सुदीप की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है? मेहनती है। तो हमने यहाँ पर शब्द छाट लिया कि यहाँ पर विशेषण है मेहनती। ठीक है, अब आपने मेहनती शब्द का पद परिचय देना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको विशेषण के आपको भेद पता होने चाहिए। ठीक है, विशेषण के भेद आपको पता होने चाहिए। तो कौन कौन से भेद होते हैं विशेषण के? विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और इस तरह से आपको सारे के सारे भेद विशेषण के क्लियर होने चाहिए। अब जैसे मैंने पहला भेद कहा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपका जितना भी रंग, रूप, आकार या एक तरह से जो भी चीजें, जैसे मैं कहूं सेब लाल है तो ये गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अंगूर खट्टे हैं, गुणवाचक विशेषण। और ये रास्ता बहुत लंबा है। ठीक है, लंबा, गुणवाचक विशेषण। तो इसी तरह से हमने कहा कि किसी भी व्यक्ति के गुण, उसका गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, ये सब जिसके अंतर्गत आते हैं वो आपका आता है गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण आपका ये शब्द है। तो सबसे पहले चलिए इसका हम पद परिचय देते हैं। तो पहला हमने विशेषण तो है ही, लेकिन कैसा विशेषण है? मेहनती, गुण वाचक। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। और दूसरा हमने इसमें क्या बताने के लिए कहा था? दूसरा हमने इसमें क्या बताने के लिए कहा था? जब हम विशेषण का पद परिचय देते हैं, लिंग, उसके बाद वचन, उसके बाद विशेष्य। ठीक है, इसमें लिंग पहले आपने भेद बताना है कौन सा है, फिर आपने लिंग बताना है, फिर आपने वचन बताना है, फिर आपने विशेष्य बताना है। ठीक है, तो हमने पहले क्या दिया? गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद हम कहेंगे पुल्लिंग, मेहनती, पुल्लिंग। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है? सुदीप, सुदीप विशेष्य का विशेषण। सुदीप क्या है? किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर?
सुदीप की, तो सुदीप क्या है? विशेष है। विशेषता जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। सुदीप विशेष का विशेषण। ये सुदीप का विशेषण है कि वो मेहनती है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का पद परिचय देना सीखा। तो आज आप घर पर जितना पढ़ा है उसे तो याद करेंगे ही, साथ में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, फिर से एक बार बता रही हूं कि आज भी आपको घर से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन चारों के भेद, इन चारों की परिभाषा आपने याद करके लानी है। यानी कि जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे तब तक आप पद परिचय नहीं दे सकते, सही पद परिचय नहीं दे सकते। अगर आपको यहीं पर देख लीजिए, अगर आपको विशेषण का भेद नहीं पता होगा तो आप कैसे यहाँ पर इसको गुणवाचक विशेषण कहेंगे, कैसे आप बताएंगे कि ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो आज का होमवर्क फिर से वही है, घर से एक बार पढ़कर आइए, याद करके आइए। बाकी के जो 4 हमारे भाग शेष है उनको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।